हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज राहुल परमार। और क्या हाल चाल है बेटा आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी से कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ का भी विशेष तौर पर ध्यान रहना है और सतर्क रहना है हर चीज़ों से। हमारी एग्ज़ाम 4 महीने बाद है, तो उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसा हमारा तरीका होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए या फिर कितने घंटे सोना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए एक प्लान लेकर के आया हूं मैं इस वीडियो के अंदर। इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं पहले तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा ध्यान देना है। वैसे तो पढ़ाई सभी टॉपिक की करनी, बट इनके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस ज्यादा रख लेना। सब्जेक्ट के साथ उनको बांटा है, उनके नंबर के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन 4 मंथ की स्ट्रेटेजी का प्लान कि हमें कैसे पढ़ाई करना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो बेटा मैं आपको एग्जाम का बता देता हूं किस तरह से एग्जाम होती। वो बच्चे जो ऑलरेडी एग्जाम के बारे में जानते रहे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो बढ़िया इस चीज को समझते होंगे। बट कुछ न्यू स्टूडेंट्स है जो कि ट्राई करते हैं ना कि यार हम यूपीएससी कर रहे हैं बट साथ साथ मौका है चलो सीडीएस भी दे देते हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ यहां पर बताना चाहूंगा कि एग्जाम 2 प्रकार की होगी। एक, आपको अगर आईएमए, एएफए, आईएनए के लिए ट्राई करना है तो आपके 3 पेपर होंगे। इंग्लिश, दूसरा जनरल नॉलेज और तीसरा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एक ही दिन में, जैसे अगली एग्जाम जो होने वाली 14 सितंबर के दिन होगी, तो अगर आपको आईएमए, आईएनए, एएफए यानी परमानेंट कमीशन के लिए ट्राई करना है तो आपको ये 3 एग्जाम्स देनी होगी। वहीं अगर कोई स्टूडेंट्स ओटीए के लिए परस्यू करना चाहते हैं कि नहीं सर हमें ओटीए के लिए जाना है, तो ओटीए के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इन दोनों का पेपर देना होगा। याद रखना, अगर दिस इज फॉर दी ओटीए, और बाकी के जो तीनों हैं वो आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए हो जाएंगे। ठीक है, अब 100 मार्क्स अलॉट होते हर एक पेपर को। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इंग्लिश और जीके जो कि आप ओटीए वाले भी देंगे, उसके लिए 120 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। टाइमिंग 2 घंटे का दिया जाता है। सेम गोथ अगर आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए ट्राई करना है तो ये दोनों तो देने ही होंगे। आपका एक और पेपर होता है दैट इज मैथ्स, और वो 100 मार्क्स का होता है और 100 ही उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर आप करेक्ट आंसर करोगे इन इंग्लिश, तो इंग्लिश एंड जीके, तो आपको प्लस 0.83 मार्क अलॉट होगा एक सही जवाब के लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और 120 क्वेश्चन है। आगे अगर हम करेक्ट आंसर करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपको +1 मिलेगा। मैथ्स के अंदर 100 ही क्वेश्चन है और 100 ही मार्क्स मैथ्स के लिए अलॉट किए गए हैं। अगर गलत करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो आप जीके में गलत कर रहे हो, मतलब आप इंग्लिश और जीके में गलत कर रहे हो या फिर मैथ्स में, बट आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट होगा। जितना भी मार्क्स उस क्वेश्चन को अलॉट किया गया उसका 1/3, जैसे कि 0.27 आपका डिडक्ट होगा इंग्लिश और जीके में, वही मैथ्स के अंदर 0.33 जो कि 1 मार्क्स का 1/3 होगा। तो ये मार्क्स का अलॉटमेंट क्राइटेरिया था कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके एक दिन में 3 पेपर होंगे अगर आप आईएमए के लिए कर रहे हो, और अगर आप ओटीए के लिए कर रहे हो तो आपके एक दिन में 2 पेपर होंगे। ठीक है, आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना सही जवाब पर मिलेगा और गलत जवाब पर क्या मार्क्स कटेगा, आगे जानते हैं कुछ और चीजें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कट ऑफ। थोड़ा सा कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, आईएमए, आईएनए और एएफए, इनमें 3 पेपर होते हैं यानी 300 नंबर। अब 300 में से इनका कट ऑफ निकाला जाएगा। वहीं ओटीए में 2 पेपर होते हैं तो 200 नंबर से उनका कट ऑफ निकाला जाएगा। तो आइए जानते हैं। जैसे आईएमए का कट ऑफ 2024 का एक्सपेक्टेड बता रहा हूं 130 से 135, यानी 300 में से 130 135। आईएनए का 115 120, एएफए का 145 150 और वहीं ओटीए का 200 में से 100 या 105। ये इतना गया। फिर बाकी यूपीएससी की वेबसाइट के ओरिजिनल। तो यहां पर जब आईएमए का देखा गया 2023 के पेपर 2 के अंदर, तो 130 था, आईएमए का 115 था, 146 था और 100 था 200 में से। अब आप ये देखिए कि हर एक आधे से भी कम जा रहा है। मतलब अगर 300 का है तो 150 से कम आ रहा है, और अगर 200 का है तो 100 से कम आ रहा। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि जो कट ऑफ का क्राइटेरिया जहां से जनरेट होता, अगर आप आधे क्वेश्चन भी, जितना हमारा क्वेश्चन होता उसके आधे भी आपने सही कर दिए, बिना दूसरों को गलत किया और बिना उनको जो नहीं आता उनको टच किए, तो आपका कट ऑफ तो पार हो ही जाएगा। ऑल्दो कट ऑफ पार करना ही हमारा एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता। हमें अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए एक हर सब्जेक्ट को डीप और डिटेल में पढ़ना होगा। देखो, पिछली बार जो अभी 13 अप्रैल के दिन एग्जाम हुई थी CDS 1 2025, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पेपर उतना इजी नहीं था।
जितना कि होता रहता है। इंग्लिश का पेपर इस बार टफ आया था, तो हमें अप्रोच तो हमारी बढ़ानी पड़ेगी, स्टडी हमें बढ़ानी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, रेगुलर आवर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये चीज तो है, बट हाँ आप इतना भी समझ लीजिए कि 300 का आधा ही अगर आप ले आए तो आप कट ऑफ पार कर जाएंगे। तो एक ये भी अपने दिमाग के अंदर एक थॉट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितने कितने मार्क्स अलॉट हुए थे, है ना, पिछले पेपर के अंदर। तो ये जीएस के हैं, अभी यहां पर मैं आपको जीके के हैं। सीडीएस 2 2024 का, तो सीडीएस 2 में हिस्ट्री को लगभग 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, जियोग्राफी से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर से आपके 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अच्छे उठे थे। फिर इसके बाद अगला बायोलॉजी, बायोलॉजी से 14 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 14 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से 10 थे, केमिस्ट्री से 10 थे और फिजिक्स से 9 क्वेश्चन थे। इतने क्वेश्चन उठ उठ के आए थे। तो अब ये समझ लीजिए कि आपको जीएस के अंदर 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो कि 20 पार जा रहे, एक तो आपका करंट अफेयर और एक आपका जियोग्राफी। ये आपको वेटेज के अकॉर्डिंग बताया। उसके बाद हिस्ट्री भी 20 को छूता हुआ 19 क्वेश्चन। तो आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा कमांड करनी होगी, है ना, इन सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटाइज देना होगा। अब अगला आ जाएगा सीडीएस 1 2024 का कट ऑफ, कि सीडीएस 1 में कैसा रहा था। तो करंट अफेयर अगेन मतलब फ्लक्चुएट हो गया, क्योंकि पहले काफी ज्यादा था, लगभग 29 क्वेश्चन थे, जो 11 क्वेश्चन रिड्यूस होकर के लगभग वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए। सेम हिस्ट्री के 18, जियोग्राफी के कॉन्स्टेंटली अभी भी 20 टिके हुए, पॉलिटी के 14 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़े। तो देखो आपको इन सब्जेक्ट को जो डबल डिजिट में आपको यील्ड करके दे रहे, इनके ऊपर कमांड अच्छी होना चाहिए। लिटरली आप हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जब हमारी रिटर्न निकलती है, हमारी एसएसबी निकलती है, हमारी मेरिट लिस्ट लगती है ना, तो रिटर्न के अच्छे मार्क्स ना उस समय बड़े याद आते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि यार एसएसबी भी निकल गई थी, काश रिटर्न में अच्छी मेहनत होती तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट मेरे हाथ में थी। तो मैं यही बोल रहा हूं, अपनी कमांड रिटर्न से इतनी स्ट्रांग रखो कि आखिरी में जब एसएसबी क्लियर हो तो हमें ये डर ना रहे कि मेरिट में आऊंगा या ना आऊंगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से, और जब आप सारे सब्जेक्ट के ऊपर थ्रोली कमांड करोगे, जो सब्जेक्ट से ज्यादा आते उनको थोड़ी प्रायोरिटी दे दो, बाकी के सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, उनको भी पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का हमारा एक पेपर होता है, वहां से कैसे क्वेश्चन आते। देखो जितने क्वेश्चन होते उतने ही मार्क्स रहते, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो नंबर सिस्टम से आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल रहे, एलजेब्रा से अगेन 8 से 10, ट्राइग्नोमेट्री से 8 से 10, जियोमेट्री से 10 से 12, मतलब इनका वेटेज बढ़ रहा है। मेंसुरेशन से 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे, स्टैटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे, टाइम एंड वर्क से 4 से 6 क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 4 से 5 क्वेश्चन, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 से 4, प्रॉफिट लॉस से कम होते जा रहे, ऐसे धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे। बट ये जो टॉपिक्स जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर प्लीज प्लीज आप कमांड करके रखिएगा। जो ऊपर अबव मेंशन हमें दिखाई दे रहे, इन क्वेश्चन इन टॉपिक्स के ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। बड़े आगे चलिए, अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है। मैं आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक बता चुका हूं, आपको इसकी प्रिपरेशन के लिए गोपाल सर क्लास के अंदर पूरा काम करते ही है, आपकी पूरी मेहनत करवाएंगे। उसके साथ साथ आपको भी जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। इतना याद रखिए, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को हम प्रैक्टिस से हमारी कमांड में ला सकते हैं। और आप उसमें यह भी समझिए कि क्वेश्चन का सीधा मीनिंग होता है और सीधा जवाब। हमने प्रूव कर दिया, मतलब हमारा हो गया। आप समझ रहे हो ना, आपको बहुत बढ़िया है। अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है ना, आईएमएम आप जा रहे हो, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको देना चाहिए। इट विल हेल्प यू, क्योंकि वहां पूरा का पूरा मार्क्स हमको पता रहता है कि हाँ ये है। जैसे जीएस है, वहां पर 2-3 स्टेटमेंट घुमा फिरा के दूसरे दे देते हैं, तो वहां हम बदल सकते हैं, पर मैथमेटिक्स में एज इट इज चलता है। तो आप उसके लिए ट्राई कीजिए। अगला जाएगा इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में स्पोर्टिंग एरर्स 20 क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स 5 क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम्स 5 क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेज 10 क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस 10 क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज अगेन 10 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्लोज से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, रीडिंग से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रिपोजिशन और आर्टिकल से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब आप देखो तो आपको रीडिंग से अच्छा क्वेश्चन उठ करके आ रहा, इडियम्स एंड फ्रेज से उठ रहा, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से आ रहा है। मतलब आपको देखो, इंग्लिश का ऐसा होता है, दानिश सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो दानिश सर का पिछला पेपर, उससे पिछला पेपर और उससे पिछला पेपर, हर पेपर में इतनी ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पा रही। आप चाहो तो डायरेक्टली स्टूडेंट से पूछिएगा जो प्रिपरेशन कर रहे सीडीएस की। तो एक तो सर के नोट्स प्लीज, सर की क्लास में करवाई गई डीपीपीस, साथ ही साथ एक मेरा सजेशन है आप लोग को, रीडिंग। ये एक रीडिंग एक ऐसी चीज है, देखो बेटा इंग्लिश एक भाषा है,
कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर आपको अलग से कोई क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी हो, कोई पर्टिकुलर नियम हो। ये एक भाषा है, और भाषा को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रीडिंग। जितना आप रीडिंग करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप रीडिंग कीजिए, आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए। एक दानिश सर भी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, जब उनसे डिस्कशन होता है तो सर बताते हैं कि सर मैं बच्चों को बोलता हूं कि कोई से भी टीचर, वो आपके इंग्लिश के हो, आपके मैथ्स के हो, पॉलिटी के हो, जियोग्राफी के हो, करंट अफेयर के हो, वो टीचर अपने ही सब्जेक्ट में अगर कोई नया वर्ड बोल देते हैं तो अपने पास एक रजिस्टर तैयार करके रखो इंग्लिश का, कि किसी भी सब्जेक्ट में यूज किया गया वर्ड मेरे लिए काम आएगा, क्योंकि वो तो एक कन्वे करने का जरिया है, वो एक भाषा है। तो आप हर सब्जेक्ट से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा, जो पर्टिकुलर पॉइंट सुनने को मिल जाए, फॉर एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मैं बता दूं कि द वाटर परकोलेटिंग थ्रू द माउंटेन, मतलब पानी माउंटेन से परकोलेट होकर के अंदर जा रहा है। एक छोटा वर्ड लिया, ऑल्दो आपको इसका मीनिंग पता भी होगा, बट जैसे परकोलेट, परकोलेट का मतलब हो गया रिसना, पानी का। तो आप हर जगह से चुराने की कोशिश कीजिए कि मैं कहां से वोकैब चुराऊं, और रीडिंग इसमें आपकी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जाएगा जियोग्राफी। तो जियोग्राफी आपका लगभग 20 to 22 क्वेश्चन कैरी करके चलता है अपने साथ। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, इनके आप छोटे छोटे रजिस्टर बना लीजिए, माइंड मैप्स बना लीजिए। इसके बाद अर्थ इंटीरियर, धरती के इंटीरियर में क्या, बहुत ज्यादा पता परेशान होने की जरूरत नहीं। एक गोला बनाए, उसके अंदर 2 गोले और बनाए, एक को दे दिया क्रस्ट, एक को मेंटल, एक को कोर, इधर सिस्मोलॉजी लिख दिया कि कहां से कौन सी वेव के थ्रू क्या पता चला। हमने पढ़ा तो है, बट उन नोट्स को तोड़ के अपने में कन्वर्ट करना, ये कला तो हमारे अंदर भी होनी चाहिए ना, क्योंकि यही आपको फाइनल हेल्प करेगा उस समय जब आप रिविजन करने बैठोगे। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स, बहुत सारे पढ़ाए मैंने, इतने सारे लैंडफॉर्म्स पढ़ाए, रनिंग वाटर से, विंड से, ग्राउंड वाटर से, ग्लेशियर्स से। तो इतने सारे लैंडफॉर्म्स जो हमने पढ़े, इन सभी को आप मेंशन कीजिए छोटे छोटे नोट्स बना करके। डिजास्टर इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनो, एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर, विंड, साइक्लोन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, डिफरेंट टाइप क्लाउड से क्वेश्चन तो हर साल एक क्वेश्चन आता है। आप क्लाउड्स को रट करके बैठ जाओ, आपको हेल्प करेगा। वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन एंड कोपेंस क्लाइमेट, ओशन करंट्स एंड टाइड्स, साथ ही साथ इंडियन जियोग्राफी में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज ऑफ इंडियन रिवर्स, ड्रेनेज ऑफ इंडियन रिवर्स आएगा यहां आगे, यार कट गया हो, ड्रेनेज ऑफ इंडियन रिवर्स, नेचुरल वेजिटेशन, सोइल एंड एग्रीकल्चर, मिनरल, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो हर जगह से घुमा फिरा के एक ना एक क्वेश्चन उठ जाता है, मैं हर साल देखता आ रहा हूं। तो आप इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए, और मैं इसके लिए एक सजेशन भी देता हूं जो मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं। अगर आप पेड बैच के अंदर हो तो आप विराट में पढ़ ही रहे होंगे, और अगर आप पेड बैच में नहीं हो तो आप यूट्यूब में विक्रांत से भी पढ़े होंगे मुझसे। तो मैं ऑल दो ये चीजें पढ़ा ही रहा हूं, बट इसके अलावा एक और सजेशन है मेरी, 11th क्लास की एनसीईआरटी। अब 11th क्लास की एनसीईआरटी में एक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल एनसीईआरटी, जो कि फिजिकल एनसीईआरटी बोलते हैं, और दूसरी इंडियन जियोग्राफी। तो एक तो फिजिकल जियोग्राफी की आ जाएगी एनसीईआरटी, और दूसरी आ जाएगी इंडियन जियोग्राफी की। तो ये 2 किताबें हैं जो कि बहुत मतलब आप लोगों को हेल्प कर देगी। जो इंडियन जियोग्राफी की है उसमें भी उन्होंने इतना डीप और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और जो फिजिकल जियोग्राफी की है उस फिजिकल जियोग्राफी के अंदर भी उन्होंने क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और आपका जियोमॉर्फोलॉजी, उन चीजों को बहुत बारीकी से तोड़ा गया है। तो वहां से क्वेश्चन उठते भी, कई दफा तो मैं स्क्रीनशॉट में एनसीईआरटी का फोटो लगा के बताता हूं कि देखो यहां से क्वेश्चन आया था। तो एनसीईआरटी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आ जाएगा पॉलिटी। अब यहां पर हमें पॉलिटी में भी हर बार 10 से 12 क्वेश्चन, 12 से 14 क्वेश्चन के बीच में आंकड़ा दिखता है कि इतने क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, मॉडरेट टू इजी क्वेश्चंस आते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं जिनके ऊपर आपको इन बचे हुए समय में ज्यादा ध्यान देना है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स एंड देयर पावर एंड फंक्शंस, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लाइक इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सीएजी। इसके बाद है अमेंडमेंट, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजन और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जो आपको शुरू से, जो मुझे दानिश सर ने कही थी आपको कहने के लिए कि सर इनको रीडिंग करना चाहिए, और रीडिंग करने का सबसे
रीडिंग करने का सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताऊं वो है न्यूज़पेपर। जब आप बेटा न्यूज़पेपर पढ़ोगे, रेगुलर जो भी न्यूज़ आती है या फिर जो भी नए अमेंडमेंट होते, अमेंडमेंट छोड़ो, कुछ नए लॉज बनते हैं, वो एज इट इज आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। मतलब सीडीएस आपसे आपकी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पूछता है, बट उनको डेली करंट अफेयर से कनेक्ट करते हुए, और डेली करंट अफेयर का बेस्ट सोर्स हो जाता न्यूज़पेपर, और वही न्यूज़पेपर हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है इंग्लिश के लिए भी। मतलब आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, या फिर आपने कुछ समय हिंदी मीडियम में पढ़ा हो, बाकी के समय में इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, तो आप जो भी हो, आपको अखबार पढ़ना चाहिए, और वो भी इंग्लिश में। माय सजेशन कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। जब आप पढ़ोगे, आप एडिटोरियल पढ़ोगे, आप कोई पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ोगे फ्रंट पेज पर, तो आपको पता चलेगा कि कहां पर कोमा आता है, कहां पर फुल स्टॉप आते हैं, कहां पर आर्टिकल यूज हुए, कहां पर पंक्चुएशन इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये चीजें आपको बहुत बेटर बनाएगी आपकी इंग्लिश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश के बारे में भी और पॉलिटी के बारे में मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर। तो आप ये चीजें तो पढ़ेंगे से, आपको प्रथमेश सर पढ़ाएंगे, उनके क्लास नोट्स, उनके द्वारा बनाई गई डीपीपीस। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वहां मिलेगा। और साथ ही साथ 11वीं क्लास की एक एनसीईआरटी भी आती है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क। इतनी प्यारी एनसीईआरटी है, आप कभी जरूर पढ़िएगा। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी हमें वो किताब पढ़ना चाहिए, तो आप उसे देखिए, वहां भी आपकी बड़ी हेल्प होगी। इसके बाद अगला आ जाएगा आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हमने 3 टुकड़ों में तोड़ लिया। पहले 3 से 5 क्वेश्चन आपको जनरली 5 से 6 क्वेश्चन तक भी दिखाई दे जाते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। आईवीसी को ध्यान देना है, वैदिक सिविलाइजेशन को ध्यान देना है, जैनिज्म बुद्धिज्म जो कि रिलीजियस रिफॉर्म्स थे उस दौर के, मौर्यन टू गुप्ता एम्पायर पढ़ना, और साउथ इंडिया का संगम एज पढ़ना है। दिस इज फॉर द एंशियंट हिस्ट्री। फॉर मध्यकालीन भारत हमें 10 से 12 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, और उसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इंपॉर्टेंट बैटल्स। याद रखना, किसी भी चीज को करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर चीज का समाधान होता है बेटा PYQS। जो जितना ज्यादा टफ होता है उसे इजी आप खुद से नहीं बना सकते, हाँ, बट एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बस उससे हम उसको जोड़ सकते हैं। ओके, तो PYQS आपके इतिहास में तो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और बेटा सभी लोगों को एक मेरा सजेशन है, किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ सही आंसर मत ढूंढा कीजिए। उसके 3 ऑप्शन क्यों गलत है, इट टुक टाइम फॉर यू इनिशियली। आपको शुरुआत में समय लेगा कि एक सही 3 गलत क्यों है उनको भी जानना, बट वो जो 3 गलत है वो आपको इतनी चीजें सिखा देगा कि उनको जब आप आगे कवर अप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो काम दे जाएगी। जैसे वो एल्वा एडिशन की कहानी है ना, कि बल्ब 1000 बार नहीं जला था, 1001वीं बार में बल्ब जला, तो उनके 1000 तरीके जो उन्होंने यूज किए बर्बाद मत समझना, उनको ऐसा समझना ये वो तरीके हैं जिनसे बल्ब कभी जल ही नहीं सकता। तो ये भी मैंने सीखा। तो कोई चीज गलत क्यों है, जब आप गलत चीजें भी पढ़ोगे, इसको बोलते अपने जीवन का, अपने प्रश्नों का मूल्यांकन करना। और जब आप मूल्यांकन करोगे तो इट विल हेल्प यू आउट इन एग्जाम। ओके, तो प्रीवियस ईयर हिस्ट्री में बड़ी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जब हम आधुनिक भारत की बात करोगे तो आपको 4 से 6 क्वेश्चन मिलते। ओवरऑल जब जोड़ोगे तो 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आपको इतिहास के अंदर से परीक्षा में हूबहू दिख जाते। रिवोल्ट ऑफ 1857, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्ली नेशनलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, गांधीयन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये गांधी जी के जो थे, इंडियन नेशनल आर्मी, माउंटबेटन प्लान, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया, फिर सोशल रिफॉर्म्स जो थे राजा राम मोहन राव, दयानंद सरस्वती जी के उस दौर में जो आए थे। तो इन चीजों को लेकर के आपको लर्न भी करना है। एंड वन मोर थिंग माय डियर, आपको ये सिर्फ परीक्षा निकालने के लिए नहीं पढ़ना है। मतलब ऐसा कहा जाता है ना, इतिहास हमें सिखाता है कि हमारा भविष्य हमें कैसे बदलना है। तो जो चीजें लिटरली हमें पढ़ते समय लगती कि यार कितनी बड़ी कुरीतियां हैं, कि ये खराब रीतियां थी उस दौर की, उनको आज देखिए। अगर समाज में हमें कहीं लगे कि ऐसा हो रहा है, तो एक भारत देश का नागरिक होते हुए भी हमें वहां कहना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है। इसका एग्जाम्पल वहां लिखा हुआ है, ऐसे पहले चलते थे, इनको बंद करवाया गया है। हर चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही नहीं होती, और हर वर्दी पहनने वाला ही देश की रक्षा नहीं करता। आप देश के अंदर होना और आप अच्छे एफर्ट्स लगाओगे तो आप देश के अंदर 4 लोगों को कुछ नई चीजें सिखाओगे। जब आप यहां पढ़ोगे तो आप ऐसा समझना आपके देश के अंदर ही देश की बच्चियों को सुरक्षा प्रदान की। जब पुरुष सुधरेंगे, मतलब तो बच्चियां आजाद घूम पाएगी ना हमारे देश में।
तभी तो यही सीन होता है ना कि बच्चियां बाहर क्यों नहीं जा पाती, अलग अलग प्रकार के डर। तो कब डर खत्म होगा? जब सब शिक्षित होंगे। तो अगर हमें शिक्षा मिल रही है तो हम उससे जितने को भी बांट सके बहुत बेहतरीन तरीके से आप उनको सिखाइएगा, ताकि हमारा देश हर एंगल से बढ़ता रहे। सरहद पर जो रक्षा कर रहे हैं वो अपनी जान न्योछावर करके कर रहे हैं, तो हम देश के अंदर भी तो वो कर सकते हैं ना, कि जो उनको एक सपोर्ट मिले कि हाँ मेरी कंट्री मेरे लिए पुश लेकर के खड़ी है, कि अगर जरूरत पड़ी तो पीछे से एक पूरा का पूरा बाजुओं की तरह देश खड़ा है। तो इस तरह से काम करना, इतिहास में हमें यह मिलेगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला जाएगा इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक्स पहले तो 14 से 15 क्वेश्चन मिल जाते, और याद रखना इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिलेट करते करंट अफेयर से, करंट अफेयर से डायरेक्ट कोरिलेट करते हुए आते हैं। तो बेसिक टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन एंड फिस्कल पॉलिसीज, इनसे रिलेटेड करंट सिनेरियो। प्लानिंग इन इंडिया, तो एंशियंट बिफोर 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग की गई थी एम विश्वेश्वरैया जी के साथ साथ, बॉम्बे प्लान्स जो आया था, फिक्की प्रपोजल आया था, पीपल्स प्लान आया था, गांधीयन प्लान आया था। तो ओल्ड प्लान जो कि पहले थे बिफोर इंडिपेंडेंस, और ओल्ड प्लान जो कि बाद में लाए गए 5 ईयर प्लान्स, तो उन चीजों को यहां पर टिल नीति आयोग। फिर इसके बाद बजट एंड बैंकिंग, जिसके अंदर आरबीआई एंड मॉनेटरी टूल्स, आपकी सारी रेट्स। इसके बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो कि रिसेंटली चलती, मनरेगा, पीएमजीएसवाई और इस तरह की, साथ ही साथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई नए रिफॉर्म्स, कोई चीजें लाई गई है, उसको रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी बजट जो ट्रेंड में चल रहा है उस हिसाब से चीजें आपको, और ये आपकी हेल्प करेंगे देसराज सर के नोट्स। तो जब आप क्लास में पढ़ोगे, बहुत काम और बहुत शानदार टीचर है देसराज सर, जब आप उनसे पढ़ोगे, मतलब मैं आपको ये बोल के जा रहा हूं यहां पर कि आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, आप पूछिए सर से। एक्चुअल में इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, बट आप सर से पूछेगा, आपकी छोटी से छोटी चीजें सर बहुत आसानी से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देसराज सर के नोट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनका ध्यान रखना है। आगे बढ़े, अगला पॉइंट आ जाएगा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में लास्ट 6 से 8 महीने का, एग्जाम के पहले का, मतलब अभी जो चल रहा है इस सिनेरियो से पहले का करंट अफेयर हमें उठाना। सितंबर में हमारी एग्जाम थी, तो लगभग हमें फरवरी तक का करंट अफेयर, जनवरी तक का करंट अफेयर कवर करके चलना है। इसके बाद आ जाएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, जो कि नेशनल न्यूज है या फिर कोई इंटरनेशनल न्यूज है, कोई अफेयर्स है, उनके बारे में ध्यान देना। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, जो कि आप इकोनॉमिक्स में भी कवर करेंगे, आप पॉलिटी में भी कवर करेंगे, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर में भी पढ़ना होगा। याद रखिएगा, पीडब्ल्यू भी यानी डिफेंस वाला भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर करंट अफेयर मैगजीन्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर चीजों को सेपरेटली बताया जाता है एक एक करके, कि सेपरेटली इन द सेंस कि ये पॉलिटी की न्यूज इतनी आई, ज्योग्राफी कितनी आई, साइंस एंड टेक कितनी आई, तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, आपकी वहां पर हेल्प होगी। फिर डिफेंस एक्सरसाइजेस एंड अपॉइंटमेंट एंड इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स जो कि डिफेंस के अंदर लाए गए। भाई हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। जैसे S-400 रिसेंटली, जिसने हमारे देश के पूरे पश्चिमी भाग की सुरक्षा की, तो वो क्या है, रशिया से लिया गया, कब लिया गया था, कितने की डील थी, और किस किस इलाके के अंदर उसे प्लॉट होना चाहिए, आपको इतनी बेहतरीन चीजें मिल जाएगी। तो डिफेंस में एक एक चीजों का ध्यान रखना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, कोई नई चीज की खोज हुई है, आप बस इतना समझ लीजिएगा कि जो यूपीएससी प्रीलिम के अंदर करंट अफेयर आता उसी को मैच करता हुआ करंट अफेयर यहां पर आएगा, इतना स्ट्रॉन्ग। स्पोर्ट्स एंड समिट्स, जो समिट्स होती है जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसके बाद है तो यूनाइटेड UNFCCC है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, इनकी कोई न्यूज है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इनकी जो समिट है इनके बारे में, उनकी पर्टिकुलर थीम क्या थी, इसकी स्टडी हमें करना। तो ये हुआ हमारा करंट अफेयर के बारे में। अब आ जाते हैं साइंस के सब्जेक्ट। तो साइंस में पहले फिजिक्स आपको लगभग 10 नंबर का मिलेगा, केमिस्ट्री लगभग 10 नंबर की मिलेगी, और सेम गोस आपको बायोलॉजी 10 नंबर नहीं 10 क्वेश्चन की ये सारी चीजें है ना। तो मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, PWE, तो PWE पावर, वर्क, एनर्जी, ये एज इट इज आपके स्ट्रॉन्ग है। साउंड, लाइट एंड ग्रेविटेशन, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, बेसिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी 9वीं 10वीं की साइंस की एनसीईआरटी। साथ ही साथ जब केमिस्ट्री को देखोगे तो केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, लाइक एक्सप्लोजिव्स, जो भी एक्सप्लोजिव बनाया जाता है, अगर वो फायर बाय एरियल व्यू हो रहा है या फिर बाय लैंड हो रहा है, उसके अंदर कौन सा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा केमिकल होता है, हम तो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्लासेस के बाद फर्टिलाइजर्स, सीमेंट एंड पॉलीमर्स,
रबर्स, मेडिसिन्स, फ्यूल्स, केमिस्ट्री का इन जीवन में कैसे इस्तेमाल होता है, वो एसिड, बेसिस एंड सोल्ट उनके बारे में, मेटल्स, नॉन मेटल, स्टेट ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना। अगेन 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी इन चीजों के लिए बेस्ट होगी। फिर बायोलॉजी की बात करोगे तो ह्यूमन बॉडी डिसीज, जो भी डिसीज, ट्यूबरक्लोसिस और बहुत सारी डिसीज जो होती है ना, विटामिन बी की कमी से कोई होती थी, गोइट, ऐसे कोई डिसीज, ब्लूबेरी सिंड्रोम्स, तो इन डिसीज के बारे में जो कि सौम्या में बखूबी ढंग से आपको पढ़ाएंगी क्लास के अंदर। और अगेन वही 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी। न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स, प्लांट सिस्टम जिसमें फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, रिडक्शन, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वैक्सीन एंड इम्यूनिटी, इन सारी चीजों को आपको बायोलॉजी के अंदर कवर करना है। मतलब इसका कोर मैं आपको बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी। आप ये बार बार समझ रहे होंगे कि राहुल सर इन टर्म्स के ऊपर इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहे। इसलिए बेटा क्योंकि जितने साल से पेपर आपको सोल्व करवा के बताते ना एग्जाम के एनालिसिस के दिन, उस दिन ये चीज निकल के आती है कि यार ये पॉइंट एनसीईआरटी में था, ये पॉइंट एनसीईआरटी में पढ़ा था। अब वो चीजें अपने को तो याद रहती है, तो मैं वही आपको बोल रहा हूं कि एक बार पढ़ लो। वो ये भी कर लो कि पढ़ के उनके छोटे छोटे नोट्स बना लो, आपकी हेल्प हो जाएगी। देखो आज भी हमारे पास 120 दिन है। आप लिटरली बेटा आप चाह रहे हो कि मुझे परीक्षा निकालना है, आपको बहुत स्ट्रांगली मेहनत करनी पड़ेगी। चीजें फिर ना बदलती जाती यार। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इस अटेम्प्ट में सीरियस मत हो क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो। आप पढ़ाई करके उसका लर्न करके खत्म करो, अगली बार मुझे करंट अफेयर करना और इनका रिवीजन करके एग्जाम दूंगा, सेट हो जाऊंगा। एक तरीका ये भी होता है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन लेकर के आओगे कि टालम टोल करते गए, आगे देख लेंगे, कर लेंगे, अभी हम एलिजिबल ही नहीं है, तो वो चीजें आप ही को दिक्कत देगी। एक समय के बाद आपके ऊपर, आप ही के परिवार से दूसरे क्वेश्चंस भी उठने लगेंगे। आप समझते हो, बच्चियां हैं, विवाह की बातें उनके घर पर होने लगेगी, लड़के जो होंगे उनसे ये बोला जाएगा कि आपकी शादी, नौकरी, है ना, इस तरह की बातें हमारे घरों में जो चलता है, एक नॉर्मल फिनोमिना, एक आम आदमी के घर की बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो जब तक समय दिया है भगवान ने, बहुत ताकत के साथ लगाओ, सेट कर लो। लिटरली आपको जिंदगी भर आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो करना आप अभी चाह रहे इस छोटे से ड्यूरेशन में। ओके, तो इसको ऐसे समझिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर एक आदमी गिर गया है, ठीक है। अब वो वहां उस इलाके में काफी ज्यादा ठंड है। अब वो गड्ढे में आदमी गिरा हुआ है और उस आदमी के पास वहां नीचे पड़ी है लकड़ी। अब उस आदमी के पास दो तरीके हैं, या तो उस लकड़ी से वो सीढ़ी बना ले तोड़ मरोड़ के और चढ़ के बाहर आ जाए, या ठंड से बचने के लिए उस लकड़ी की आग जला ले और आग सेक ले। जब वो ठंड से बचने के लिए उस लकड़ी की आग जलाएगा तो उसको वो तो मिलेगी राहत इनिशियल स्टेज पर, बट लकड़ी क्योंकि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, वो जल के खत्म हो जाएगा, वो उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। वो जब वही खत्म हो जाएगा वो कभी भी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। अगर उसी ठंड के समय में आपने थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लिया, आपने उस लकड़ी से सीढ़ी बना ली, लेडर बना ली और आप चढ़ गए। देखो जब आप लेडर बनाओगे तो आपके दिमाग में बार बार ख्याल आएगा कि यार जला के आग सेक लेता हूं, मतलब कि इस उम्र में यार मेरे दोस्त घूमने जा रहे, चला जाता हूं, वो कर रहे हैं कर लेता हूं, ये कर रहे हूं। बट अगर आपने आज उस लकड़ी से सीढ़ी बना लिया, आप चढ़ गए, तो बाहर हो सकता है आपके लिए बड़े बड़े हीटर्स लगे हुए हो, या फिर हो सकता है आपको गर्म कपड़े मिल जाए, कई सारी चीजें हो सकती है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आज का जो समय है, उस समय को आज के बेटरमेंट के लिए, आज के लिए अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो, उस समय को यूज करो ताकि अगले 40 साल की बेस्ट चीजें आपके जीवन में हो जाए। बस ये मेरा आपको सजेशन है आप सभी लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक फेस बताता हूं कि किस फेस में हमारी मेहनत कैसी होनी चाहिए। ऑल्दो ये बिल्कुल भी मैं आप लोगों के ऊपर लाद नहीं रहा हूं कि आपको ऐसा ही करना, हर इंसान का तरीका अच्छा होता है। हो सकता है कि कोई जो अभी पढ़ाई कर रहे हो उनका तरीका बेस्ट हो, ये तो मैंने वो बता दिया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे प्लान को भी थोड़ा कंसिडर कीजिएगा। सबसे पहले फेस 1 यानी 1 से 2 महीने की बात कर रहा हूं। हमारे पास लगभग 4 महीने, आज से मई चल रहा, सितंबर में एग्जाम है, तो 1 से 2 महीने में आप एनसीईआरटी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और रेगुलर क्लास नोट्स और डीपीपी के साथ जाइए। अगर आप लेक्चर्स ले रहे तो रेगुलर क्लास नोट्स, साथ ही साथ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की एनसीईआरटी
एनसीईआरटी, उनसे जुड़े हुए प्रश्न और उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं रिगार्डिंग द कोरियोलिस फोर्स, रिगार्डिंग द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, रिगार्डिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ टाइड्स, मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स, बहुत सारी चीजें हमारे पास आएगी। तो पहले फिजिकल ज्योग्राफी मतलब पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट को उठाऊं, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लूं, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी मेरे पास अवेलेबल है, मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं, साथ ही साथ उसके क्लास नोट्स अपने तैयार कर लूं और डीपीपी लगाता रहूं जितना मेरा हो जाए। जब मेरा फेज 2 आएगा बेटा, जो कि आखिरी का तीसरा महीना रहेगा, है ना, 1 और 2 हो गए, फिर जब तीसरे महीने में मुझे इन टॉपिक्स का करना रिवीजन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। आप मान के चलिए, पहले तो मैं भी आपको बता देता हूं कि आपको पीडब्ल्यू खुद 2015 तक के पीवाईक्यूएस सोल्व करके देगा, मतलब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी क्लास के साथ साथ, तो वो सारे 2015 के पीवाईक्यूएस आज तक जो है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन इन वीडियो वो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप उनको देख लो। अगर आपको लगे क्वेश्चन इजी है तो उसकी पीडीएफ देख लो फटाफट, कौन से क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। ओके, तो यहां पर आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आपको पीवाईक्यूएस करना है, उसके बाद आएगा फेज 3 लास्ट वाला, आखिरी के कुछ सप्ताह, उस दौर में आपको मॉक टेस्ट लगाना है और आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है कि मैं 2 घंटे के अंदर मेरे जीएस, मेरे इंग्लिश या मेरे मैथ्स के पेपर को सोल्व कर सकता हूं या नहीं, मेरे पास समय सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। तो ये आपको टाइम मैनेज करना होगा, मतलब अपनी बॉडी की बायोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, राइट। तो ये 3 फेसेस हो गए जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, मोटा मोटा बता रहा हूं। पहले एनसीईआरटी, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, रिविजन, पीवाईक्यूएस एंड फिर मॉक टेस्ट और टाइम का मैनेजमेंट करना। यार कैसे परीक्षा ना निकले, आप खुद बता दो, इसके बाद क्या ऑप्शन ऐसा बच गया कि परीक्षा ना निकले? अगर ये चीजें आई एम सॉरी, मुझे राहुल सर को नहीं बताना हो, मुझे किसी को नहीं बताना, बस ये चीजें मुझे अपने आप को दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना, डेफिनेटली परीक्षा निकलेगी बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला जाएगा कुछ छोटी छोटी टिप्स है। आप पर डे 6 घंटे पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ 1.2 1.5 आवर्स न्यूज़पेपर का मैं अलग चाहूंगा, तो आपसे 7.5 घंटे की मांग है, जिसमें 6 घंटे आप कोर स्टडी करोगे, 2 आवर्स फॉर ईच पेपर। मैथमेटिक्स के लिए 2 घंटे, इंग्लिश के लिए 2 घंटे और जीएस के लिए 2 घंटे। गुरुजी मैं ओटीए की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं रहेगा, तो 3 घंटे इंग्लिश और 3 घंटे आपका जीएस। आप ऐसा मत समझिए प्लीज कि मेरे पास मैथ्स नहीं है तो 2-2 घंटे पढ़ लूं क्या, मैं 4 घंटे पढ़ लूं क्या? नहीं मेरे भाई, आप 3-3 घंटे पढ़ो ना। आप कतरा क्यों रहे हो? क्या बूढ़े हो गए हो? थकान हो रही है? क्या दिक्कत आ रही? पढ़ने से क्यों डरना? तो 6 घंटे निकाल लो, 1.5 घंटे न्यूज़पेपर के, ये रेगुलर आपको पढ़ना है। आपको जो पेपर उठाना, जिसको टॉप पर रखना, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग रख लीजिए, आप जिसकी शुरुआत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग रख लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू, आई एम लिबरल टू दिस। जो आपको स्टार्ट करना, आपको जियोग्राफी से स्टार्ट करना, आपको इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करना, जिससे आपको करना आप आराम से करिए, बट 2 आवर्स ईच पेपर। ओके, साथ ही साथ रेगुलर न्यूज़पेपर 1.5 आवर इन इंग्लिश, इट विल हेल्प यू इन इंग्लिश। अब इसमें आपका कौन कौन सा पोर्शन तैयार होगा? पहला आपका वोकैब का पोर्शन तैयार होगा, दूसरा आपका रीडिंग का पोर्शन तैयार होगा और तीसरा आपका ग्रामर का पोर्शन तैयार होगा। मतलब आपका वोकैबुलरी, रीडिंग और ग्रामर, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगा ये न्यूज़पेपर। जब आप पढ़ोगे ना, मैं 1.5 घंटा क्यों बोल रहा हूं? अरे जब न्यूज आपको इन शॉर्ट पर मिल जाए, मैं 1.5 घंटा क्यों बोल रहा हूं? जब मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर आपको न्यूज़पेपर की वो बता दी, वहां मैगजीन अवेलेबल होती, मैं 1.5 घंटा क्यों बोल रहा हूं? जब आप रेगुलर आपकी करंट अफेयर की क्लास होती, इसलिए कि इंग्लिश का एक सेपरेट पेपर होता है और इंग्लिश का सेपरेट पेपर आप अकेले एक जगह से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए टूटना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। तो आपको वोकैबुलरी, रीडिंग, ग्रामर, ये सब कुछ उसी पेपर के अंदर ढूंढनी होगी कि अगर इस पेपर के अंदर लिखा गया वुड है ना, वॉस, वर, तो यहां पर क्यों मेंशन किया गया? क्या ये मेरा पुराना पेपर है? क्या मेरा ये आज का पेपर है? मैं पुरानी न्यूज पढ़ रहा हूं, इसके अंदर कोई कवर कर रहे हैं? क्या वो लिंक चलती आ रही इतने दिनों से? तो ये चीजें आपको वहां मिलेगी। कहीं पर कोमा लगा है, कहीं पर एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ, एक्सक्लेमेटरी साइन, कहीं पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये जानना कि पंक्चुएशन ऐसे यूज क्यों हो रहे, ए एन दा का प्रयोग जब आप पढ़ोगे ना, एक बहुत अच्छी किताब के अंदर मैंने ये पॉइंट पढ़ा था कि जब आप हजारों किताब पढ़ते हैं ना, तो आपके मुंह से शब्द नदियों की तरह निकलते हैं
और इसमें कोई शक नहीं है, या तो 1000 किताब पढ़ के मैं मुझे झूठ साबित करने आ जाना, या 1000 किताब पढ़ना और इंतजार करना कि ये सच रहे। मतलब आप झूठ प्रूफ नहीं कर सकते, आप पढ़ के देखिए एक बार, लिटरली रीडिंग करोगे ना, तो आपका जो एसएसबी का पोर्शन आएगा लेक्चरेट वाला, जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपके पास इतने शब्द होंगे ना कि ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा। जो अमन बोलते ना, जब हो जाता ऐसे करते ना, वो फंबलिंग जैसी चीज नहीं आएगी। जब आप ज्यादा चीजें पढ़ोगे, इट विल हेल्प यू देयर। ओके, अगला पॉइंट आ जाएगा रिवीजन प्रीवियस बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन। जब कभी भी आप नया टॉपिक पढ़े, आपको एग्जाम्पल ले लिया, सपोज करो आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी के अंदर डिसीजेस, ह्यूमन बॉडी डिसीज, तो ह्यूमन बॉडी डिसीज को कंप्लीट करने के बाद जब आप प्लांट फोटोसिंथेसिस की तरफ आ रहे हो, तो पहले फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले आपका जो प्रीवियस टॉपिक था दैट इज ह्यूमन डिसीज, उसे रिवाइज करें। मतलब रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता भाई। आप तो स्टूडेंट्स हो, आपको कोई बोलते ना किसको किस चीज का अनुभव, किसको किस चीज का अनुभव, आपको आपके जीवन में 20 साल से पढ़ाई का अनुभव है, तो आप इस 20 साल के तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए मुझे बताइए कि रिवीजन क्या जरूरी नहीं। अरे हम इंसान है मेरे भाई, हमको भूलने की आदत होती है। और आपको एक और बात कहूं कि सारी चीजें बेटा याद रहने लग गई ना, तो जी भी नहीं पाएंगे, तो भूलना बहुत जरूरी है। बट जो चीजें याद करना है, उनके लिए हमें रिवीजन लगेगा कि हम उन्हें ना भूल जाए। तो रिवीजन, जब भी रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर हमें चीजें याद रखनी है तो, और हमें रखनी है, हमें चाहिए सिलेक्शन, तो आप रिवीजन कीजिएगा, है ना। साथ ही साथ रिवीजन प्रीवियस टॉपिक अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले। वीकली रिवीजन ऑन संडे, रविवार का जो दिन होता उस दिन आप मत कीजिए कुछ दिन मस्ती, मत जाइए बहुत ज्यादा घूमने, कुछ दिन दे लीजिए, कुछ दिन आप पढ़ाई को दे दीजिए। उसके बाद लिटरली जो आप बोलोगे आपको जिंदगी अलाउ करेगी करने के लिए, आपके घर वाले अलाउ करेंगे। आज क्या होता है, छोटी उम्र में हमारे माता पिता भी डांट देते और हमारा बड़ा ईगो होता है छोटी उम्र, वो हर्ट हो जाता है, अरे मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। अरे किसी को कोई जवाब मत दो, सभी का एक जवाब है, शिक्षा। आप पढ़ाई कीजिए, आप सिलेक्ट हो जाइए। आपके माता पिता कभी भी आपको बुरे के लिए नहीं डांटते, वो तो इसीलिए डांटते कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो आप सक्सेसफुल हो जाइए, वो डांटना बंद कर देंगे और उसके बाद भी फिर नहीं डांटते, मेरा तजुर्बा है ये। फिर इसके बाद आ जाएगा डोंट क्रिएट बैकलॉग, और उसमें आगे भी लिखा है प्लीज, समझ गए ना। बैकलॉग को बेटा मैं श्राप मानता हूं, श्राप। आपको अगर बैकलॉग है तो प्लीज उसे एज सुन एज पॉसिबल खत्म कीजिए। बैकलॉग जैसी चीजें मत लेकर के आइए, ये आपको पीछे लेकर के जाएगी। बैकलॉग खत्म ही करना है और फिर नई चीजों की शुरुआत करना है। वो बैकलॉग 1 दिन 2 दिन पर डे 3-3 क्लासेस 9-9 क्लासेस के हिसाब से ऐसे बढ़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको फिर ऐसा हो जाता है कि यार कोई नया बैच आ जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ नई शुरुआत कर दूं या अगले अटेम्प्ट देख लो। मत प्रोक्रेस्टिनेट कीजिए चीजों को, मत टालिए, आप वहीं से शुरू कीजिए जहां पर है और फटाक से कंप्लीट कीजिए अपने बैकलॉग को। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हुई। इसके बाद अगला आ जाता माइंड में। अच्छा, आप ये देखिए पर डे में आपको 7.5 घंटे, अच्छा आगे बताता हूं इस बारे में आपको थोड़ा सा। माइंड मैप एक बहुत अच्छा तरीका होता पढ़ाई करने का, कि आप एक टॉपिक है, उस टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स टॉपिक बना लीजिए और उन टॉपिक्स को टेक्स्ट फॉर्म में और कवर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया डिजास्टर, डिजास्टर में ये लिख दिया अर्थक्वेक, ये लिख दिया सुनामी। अर्थक्वेक का ऊपर लिख दिया कॉजेस, कॉजेस में सामने लिख दिया टेक्टोनिज्म, वोल्केनिज्म, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, इलास्टिक एंड रिबाउंड थ्योरी। दूसरा पॉइंट जो था मैंने लिख दिया कहां कहां पर आता, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मिड अल्पाइन बेल्ट और उसका मिड अटलांटिक रीच। तो ये क्या हुआ कि मैंने कॉजेस लिख दिया, मैंने उसका एरिया लिख दिया, वर्ल्ड में कहां कहां आता, मैंने उसकी वेव्स लिख दी, आपका ये टॉपिक ताउम्र के लिए तैयार हो चुका। तो आप इस तरह से बनाइए, समझ में आया। तो माइंड मैप क्रिएट कीजिए और मेरा फुल सजेशन है आपको कि हमेशा माइंड मैप अपना बनाने की कोशिश कीजिए, डिपेंडेंसी मत रखिए। माइंड मैप जब आप खुद से बनाओगे ना, तो आपको आपकी क्रिएटिविटी उस पॉइंट को याद रखने में बड़ी हेल्प कर देगी। कीजिएगा, आपकी मदद होगी इसमें। आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें हमारे जीवन के अंदर देखना है। टेक ए गुड स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स। मैंने आपको 7.5 आवर्स पढ़ने के लिए कहा है ना, 7 आवर्स आपको सोने के लिए कहा। कितने हो गए? 14.5 घंटे। दिन होता है 24 घंटे का, अभी भी हमारे पास 11.5 घंटे के समथिंग बाकी, अभी भी हमारे पास लगभग 12 घंटे 10 घंटे से ऊपर का टाइम बाकी। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप ही की उम्र में ऐसे बेटा जो इंटर्नशिप कर रहे हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, जो जॉब कर रहे हैं जिसको भी अवॉइड नहीं कर सकते, हालात हमारे ऐसे होते हैं कि हमें करना ही होता है। तो आपके पास ये 14 घंटे के बाद 10 घंटे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं बेटा, 9.5 10 घंटे एक्स्ट्रा निकल रहे, सॉरी
तो 9.5-10 घंटे में आप अपनी नौकरी कीजिए, 6 घंटे 7 घंटे की, बाकी 7 घंटे आराम कीजिए। अगर आप बोलो कि सर नौकरी करने के बाद थक जाते हैं, तो ये 7 घंटे लिखें, और इसके बाद भी हमारे पास आधा घंटा 1 घंटा बच रहा, उसमें काम कीजिए, और बाकी के 7.5 घंटे पढ़ाई कीजिए। मतलब कि ये दौर ऐसा है कि इसमें 6 महीने के लिए अपने आप को बांट लीजिए कि मैं क्या करूंगा, 8 घंटे काम करूंगा, 8 घंटे आराम करूंगा और 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। अरे भाई, ये 8 या 24 का जीवन जो तुमने बना लिया कि 8 घंटे आराम, 8 घंटे पढ़ाई और 8 घंटे काम, आपको कोई भी नहीं हरा सकता। बट ये जेन्युइनली फॉलो कर लिया। आप ब्रेक ले लीजिए, आप 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ते हो, ये 1 घंटे पढ़ने के बाद आप ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट का, 10 मिनट का, थोड़ा बहुत घूम फिर लीजिए। आप अपने साथ आपको लेकर के बहुत ज्यादा वो मत रहिए कि मुझे करना ही है, बट आप ऐसा करिए कि मेरा करने का मन करे। अपने आप को इसे लेवल पर लेकर के जाइए। आप अगर नहीं कर रहे हो ना, तो आप सच में फिर उस यूनिफॉर्म से उतना प्यार नहीं करते जितना कि आप दिखाते हो कि मैं प्यार करता हूं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप मुझे कभी ये नहीं बोलोगे कि सर मुझे बहुत प्यार है फौज। आप सिलेक्ट होगे और आपका एक्शन बोलेगा, मानना पड़ेगा यार। और जब आप बोलोगे कि सर आई वांट, मेरे साथ होता है ना, मैं अब टीचर हूं, ये चीजों जानते हूं, बहुत सारे बच्चे, सर मुझे चाहिए था, मुझे देश की रक्षा करना था, बट मैं नहीं हो पाया। बेटा लिटरली मैं तुम्हारी इमोशन की इस वक्त कदर करता हूं, बट इसका सोल्यूशन सिर्फ पढ़ाई है और कोई सोल्यूशन नहीं। आज हम ऐसा नहीं है कि बिना एग्जाम निकाले हाथ में गन पकड़ ले, नहीं यार, हर चीज का तरीका होता है। तो गो विद द प्रोसेस एंड रिस्पेक्ट द फ्लो। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, डेफिनेटली मिलेगा जो सब कुछ सोचा है। कंज्यूम हेल्दी फूड, है ना, 6 घंटे की नींद हो गई, 15 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज, कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत व्यायाम कर लो, हल्की फुल्की 5 मिनट 7 मिनट के लिए दौड़ लगा लो, हार्ट पंप होने लग जाए, कार्डियो अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद है तो कुछ पुशअप्स, चिनअप्स, घूम फिर लो, ऐसा 15 मिनट की एक रेगुलर एक्सरसाइज ले लो। कंज्यूम हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, जो आपको अच्छा लगे वो खाओ, फ्रूट्स खाओ, लिक्विड डाइट लो, गर्मी है ओआरएस लो, 1 सप्ताह के अंदर 1 लीटर 2 लीटर तो ओआरएस पी ही लो, घर पे भी बन जाता है, शक्कर और नमक के घोल को तैयार करके आप पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, बाकी दुकान पे भी मिलते थोड़े ओआरएस। इस तरह की चीजें आप ध्यान करिए अपने जीवन में, ये आपको हेल्दी रखेगा बेटा। और जितना हेल्दी आप रहोगे उतना ही एक्टिव आप रहोगे, लेथार्जीनेस, लेजीनेस ये आपसे दूर रहेगी, और जितना ये दूर रहेगी उतना ज्यादा आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। अगला, डू समथिंग क्रिएटिव एवरीडे, थोड़ा बहुत सोचो। अगर किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को पियानो बजाना पसंद है, किसी को साइकिल पर घूमना पसंद है, किसी को गार्डनिंग का शौक है, तो दीजिए यार 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उस चीज को। आप मतलब आपका दिमाग कभी बोर भी नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ क्रिएटिव भी किया, मैंने पढ़ाई भी की, मैंने आराम भी किया, मैंने काम भी किया। यार 24 घंटा इतना होता है, इंसान उसको रील्स को स्क्रॉल करने में ही खत्म कर देता है। प्लीज मत कीजिए यार, क्या देखोगे उस रील्स के अंदर। कभी कभी तो कुछ रील ऐसी होती है कि जो आपने देखी हुई हो उसको आप इससे देखते हो कि देखना 2 मिनट बाद हंसेगा, उसके लिए आप 2 मिनट रुक रहे हो वहां, आपकी आंखें रुक रही, आपका दिमाग रुक रहा, वहां पे आपका अंगूठा रुका हुआ है, और जब 2 मिनट बाद हे अगले कर दिया। वाई टू वेस्ट टाइम। कोई आदमी बोल रहा है, उस पर कुछ भी चल रहा है, प्लीज आप आराम से जो काम आपको दिया है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वही कीजिए। लिटरली बोल रहा हूं, आपकी हेल्प होगी बेटा। ओके, आगे एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिखा, आई हैव लेड द मैप, मैंने रास्ता बिछा दिया है। नाउ मार्च विथ पर्पस। आपका पर्पस है कि आपको किस चीज के लिए बनना, उसके हिसाब से आपको इस पे कदम रखने होंगे। एवरी स्टेप यू टेक विथ डिसिप्लिन टुडे ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर यूनिफॉर्म टुमारो। मुझे यह समझाने की जरूरत नहीं है कि जो काम आज आप करोगे वही काम आपको करीब ले जाएगा आपके सपने के। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए और अच्छी से पढ़ाई कीजिए बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।